रोजगार न्यूज विद महेंद्र सिंह ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं टॉप 100 MCQ। इस चैनल पर आपको मिलेंगे रोजगार समाचार पत्र, करंट अफेयर्स और जॉब नोटिफिकेशन। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। विदाउट एनी डिले शुरुआत करते हैं टॉप 100 MCQ। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है रोजगार न्यूज़ विद महेंद्र सिंह ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पार्ट 2 करंट अफेयर्स पार्ट 2 यानी मई 2021 से लेके 15 जून 2021 तक। पार्ट 1 में दोस्तों आपने अगर नहीं देखा है तो ऊपर आए आइकन बटन पर या मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है या मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके करंट अफेयर्स में आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों, पार्ट 1 में हमने 1 से लेके 50 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। इसमें हम 51 से लेके 100 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं, लेते हैं पहला क्वेश्चन। ये रहा आपकी स्क्रीन पर 51 नंबर। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा CRR में वृद्धि के परिणाम स्वरूप क्या इफेक्ट रहता है? या दोस्तों, एज ए रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन CRR बाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया व्हाट विल बी द इफेक्ट? ऑप्शन ए है आपके पास अर्थव्यवस्था में तरलता में कमी आती है। ऑप्शन बी सरकार के कर्ज में कमी आती है। ऑप्शन सी आपके पास मानचित्रों में ऋण का अधिक प्रभाव। और ऑप्शन डी है दोस्तों, देश में अधिक FDI आकर्षित होता है। टाइम स्टार्ट नाउ। दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है अर्थव्यवस्था की तरलता में कमी आती है। दोस्तों, CRR क्या होता है? केस रिजर्व रेशियो होता है। इसको समझने की कोशिश करते हैं। CRR इज़ द फुल केस रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षित अनुपात है। इसका संबंध कमर्शियल बैंक के साथ होता है। बैंक में जो भी राशि जमा होती है उसका कुछ हिस्सा भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI को भेजना होता है। दोस्तों, इसको अगर एक सिंगल वर्ड में अपनी लैंग्वेज लेमन लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें तो हम जितना भी बैंक के पास लेन देन होता है, जितना भी एक दिन में जितना भी लेन देन होता है उसका कुछ परसेंटेज इन CRR केस रिजर्व रेशियो के रूप में RBI के पास जमा कराना होता है, ताकि ये बैंक के लिए RBI की सेफ पॉलिसी होती है, ताकि अगर बैंक कुछ दिवालिया हो जाए या कुछ भी होता है तो बैंक जो ग्राहकों को है RBI कुछ परसेंटेज उनको डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो दोस्तों, केस रिजर्व रेशियो आपका ये परसेंटेज जितने भी ये जो आंकड़े होते हैं ये RBI की आपकी मेन वेबसाइट पे मिलेंगे। एग्ज़ाम में जब भी आप बैंक के SSC के एग्ज़ाम में जाते हैं तो पहले एक बार उनको चेक कर लेना चाहिए RBI की वेबसाइट पे, जिसमें CRR, SLR, MCLR। तो ऑप्शन ए है हमारा करेक्ट आंसर। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कौन से पहले दलित मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया की 19 मई को 89 वर्ष की आयु में कोविड-19 के कारण मृत्यु हुई? The first Dalit Chief Minister Jagannath Pahadiya has died due to COVID-19 at the age of 89 on 19th May 2021. ऑप्शन ए है आपके पास मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है आपके पास हरियाणा, ऑप्शन सी है आपके पास राजस्थान और ऑप्शन डी है आपके पास उड़ीसा। टाइम स्टार्ट नाउ। कौन से दलित मुख्यमंत्री हैं जो सबसे पहले कोविड-19 के कारण मृत्यु हुई है? वो है दोस्तों राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। ये हैं आपके जगन्नाथ पहाड़िया। तो ऑप्शन ए सी हमारा पास करेक्ट ऑप्शन है। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर। अजय अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण पदक किसे प्रदान किया गया? हाल ही में दिया गया है दोस्तों। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द अजय इंटरनेशनल गोल्ड मेडल? ऑप्शन ए है आपके पास रमेश पोखरियाल निशंक, ऑप्शन बी है आपके पास नितिन गडकरी, ऑप्शन सी है आपके पास डॉक्टर S जयशंकर और ऑप्शन डी है आपके पास डॉक्टर हर्षवर्धन। दोस्तों, टाइम स्टार्ट नाउ। तो अजय इंटरनेशनल स्वर्ण पदक दोस्तों किसे प्रदान किया गया है? ये प्रदान गए हैं डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक। इस वर्ष का अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक यानी इंटरनेशनल इनविंसिबल गोल्ड मेडल प्रदान किया गया है। के माध्यम से उनकी असाधारण प्रतिबद्धता और मानवता के लिए उत्कृष्ट सेवा के लिए ये मेडल उनको दिया गया है। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। मुंबई का रियली पार्क पहली रुकी हुई आवासीय परियोजना है जिसमें स्वामी द्वारा वित्त पोषण के साथ पूरा किया जाता है। स्वामी में अक्सर एस का क्या अर्थ है? मुंबई रियली पार्क इज द फर्स्ट इंस्टॉल्ड रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट कंप्लीटेड विद फंडिंग बाय स्वामी। व्हाट डज द लेटर एस स्टैंड फॉर इन स्वामी? ऑप्शन ए है आपके पास सैंपल, ऑप्शन बी है आपके पास सोशल,
ऑप्शन डी सी है आपके पास सैंक्शन और ऑप्शन डी है आपके पास स्पेशल। टाइम स्टार्ट नाउ। दोस्तों एस स्टैंड फॉर, एस का क्या पूरा मीनिंग है, अगर आपको इसका पूरा नाम आता है तो इसके आप करेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों हमारा ऑप्शन है डी यानी स्पेशल। स्वामी क्या है दोस्तों, ये एक प्रोजेक्ट है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग यानी स्वामी। स्वामी का फुल फॉर्म क्या दोस्तों, स्पेशल विंडो एंड अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग completed its फर्स्ट रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट। उन्होंने दोस्तों 8,767 करोड़ अप्रूव किए हैं मिडिल क्लास के लिए। तो इसका दोस्तों एस का फॉर्म क्या हुआ, स्पेशल। तो हमारा करेक्ट आंसर हुआ स्पेशल। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। हमारा क्वेश्चन निकल के आता है फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, निर्मला सीतारमण। स्वामी का फुल फॉर्म क्या है, स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी AIIB एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों जिसका उद्देश्य एशिया प्रशांत क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के निर्माण का समर्थन करना है। AIIB का मुख्यालय कहाँ पर है? द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक is an international financial institution whose objective is to support the creation of infrastructure in the Asia Pacific region. Where is the headquarter of AIIB? ऑप्शन ए है आपके पास संघाई चीन, ऑप्शन बी है आपके पास न्यू दिल्ली भारत, ऑप्शन सी है आपके पास टोक्यो जापान और ऑप्शन डी है आपके पास बीजिंग चीन। टाइम स्टार्ट नाउ। दोस्तों AIIB का मुख्यालय कहाँ पर है? ये है दोस्तों ऑप्शन डी बीजिंग चीन। ये है दोस्तों AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। AIIB एशिया में सामाजिक और आर्थिक परिणामों को बेहतर बनाने के लिए मिशन के साथ एक बहुपक्षीय विकास बैंक है। इसका मुख्यालय बीजिंग चीन में है। आई होप क्लियर हुआ होगा। इसका ऑप्शन राइट डी। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। 20 मई को मनाए जाने वाले इस वर्ष की विश्व मेट्रोलॉजी दिवस का क्या विषय था, क्या थीम थी? व्हाट वाज द थीम ऑफ द दिस ईयर वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे सेलिब्रेटेड ऑन 20 मई? ऑप्शन ए आपके पास बेहतर माप बेहतर दुनिया, ऑप्शन बी आपके पास स्वास्थ्य के लिए मापन, ऑप्शन सी आपके पास स्वास्थ्य के लिए मेट्रोलॉजी और ऑप्शन डी आपके पास व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए मेट्रोलॉजी। टाइम स्टार्ट नाउ। दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन है 20 मई को मनाए जाने वाले इस विश्व मेट्रोलॉजी दिवस का विषय था स्वास्थ्य के लिए मापन, मेजरमेंट फॉर हेल्थ। विश्व मेट्रोलॉजी दिवस 2021 का मुख्य विषय था दोस्तों मेजरमेंट फॉर हेल्थ। इस विषय को स्वास्थ्य में मापन की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए सभी भलाई के लिए इसको चुना गया था। फोटो देख सकते हैं 20 मई 2021 को मनाया गया था, मेजरमेंट फॉर हेल्थ इसका थीम था। थीम्स को लेके दोस्तों एक क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। इसका ऑप्शन है करेक्ट बी स्वास्थ्य के लिए मापन। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। मार्क सेल्बी जिन्होंने चौथी बार विश्व स्नूकर चैंपियनशिप जीती, वो किस देश के निवासी? दोस्तों आपको किस देश के निवासी बताना है। मार्क सेल्बी हु वॉन द वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप फॉर द फोर्थ टाइम हेल्स फ्रॉम विच कंट्री? दोस्तों स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स पर्सन से लेके वो किस खेल से संबंधित है और किस देश से संबंधित है, यही क्वेश्चन आपको अक्सर पूछा जाता है। दोस्तों ऑप्शन ए है आपके पास ब्रिटेन के हैं, ऑप्शन बी आपके पास अमेरिका का, ऑप्शन सी आपके पास ऑस्ट्रेलिया के हैं, ऑप्शन डी आपके पास ब्राज़ील के हैं। टाइम स्टार्ट नाउ। दोस्तों करेक्ट ऑप्शन है ए ब्रिटेन के। मार्क सेल्बी कहाँ के रहने वाले? विश्व स्नूकर ये ब्रिटेन के। ये है दोस्तों गेम जो स्नूकर होता है और मार्क सेल्बी चौथी बार विश्व स्नूकर चैंपियन बने हैं। सान मर्फी को उन्होंने पराजित किया था। ये 2021 के विश्व स्नूकर चैंपियन वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब इंग्लैंड के मार्क सेल्बी ने जीता, यानी ब्रिटेन के रहने वाले। तो हमारा ऑप्शन करेक्ट आंसर ए। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी रैंकिंग में स्मार्ट सिटी परियोजना के कार्यान्वयन में किस राज्य को पहला स्थान दिया गया?
Which state has been ranked first in the implementation of a smart city project in the recently released ranking by the Union Ministry of Housing and Urban Affairs? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी आपके पास है सिक्किम। टाइम स्टार्ट नाउ। दोस्तों केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय हाल ही में जारी रैंकिंग में स्मार्ट सिटी जो है वो है झारखंड। ये है झारखंड। दोस्तों देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के विभिन्न 100 शहरों में चल रही स्मार्ट सिटी मिशन की योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति और आधार पर भारत सरकार के केंद्रीय आवासन शहरी कार्यालय मंत्रालय द्वारा जारी हाल ही में रैंकिंग में झारखंड राज्य सबसे पहले नंबर पर आया है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। दोस्तों किस प्रसिद्ध संरक्षणवादी वाई नुक्लू फॉर्म प्रतिष्ठित व्हीटली पुरस्कार जीतने वाले 7 विजेताओं में शामिल होकर एकमात्र भारतीय हैं? हु इज द ओनली इंडियन अमंग्स द विनर्स विद फेमस पेट्रॉन वादी वाई नुक्लू फॉर्म टू विन द प्रेस्टिजियस व्हीटली अवार्ड्स? दोस्तों ऑप्शन ए है आपके पास त्रिपुरा, ऑप्शन बी है आपके पास राजस्थान, ऑप्शन सी है आपके पास मिजोरम और ऑप्शन डी है आपके पास नागालैंड। टाइम स्टार्ट नाउ। दोस्तों वाई नुक्लू फॉर्म कहाँ के रहने वाले जो एकमात्र भारतीय हैं जिन्होंने अभी पुरस्कार जीता था, ये हैं दोस्तों नागालैंड के रहने वाले। नागालैंड के एक चर्च कार्यकर्ता वाई नुक्लू फॉर्म ने बायोडाइवर्सिटी पीस कॉरिडोर बनाने की दिशा में अपने प्रयासों के लिए व्हीटली अवार्ड 2021 को जीता है, जो नागालैंड समुदाय के स्वामित्व वाले जंगलों का एक नेटवर्क है। अमर फाकन की रक्षा करता है और वह प्रतिष्ठित पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय हैं। वो कौन है दोस्तों? वाई नुक्लू फॉर्म मीन्स आपका व्हीटली अवार्ड्स 2021। करेक्ट ऑप्शन इज नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित में से कौन आरबीआई का वर्तमान डिप्टी गवर्नर नहीं है? हु अमंग्स द फॉलोइंग इज नॉट द प्रेजेंट डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई? ऑप्शन ए आपके पास मुकेश कुमार जैन, ऑप्शन बी आपका बीपी कानूनगो और ऑप्शन सी आप माइकल डी पात्रा और ऑप्शन डी आपके पास रविशंकर। दोस्तों टाइम स्टार्ट नाउ। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यह है बीपी कानूनगो। इसमें क्या होता है दोस्तों, आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर होता है और 1 गवर्नर होते हैं। अभी के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। और 4 गवर्नर अभी हैं, कौन कौन है? द टीबी रविशंकर टेक्स ओवर द एज ए न्यू आरबीआई डिप्टी गवर्नर। एक तो टीबी रविशंकर हो गए। द अदर 3 डिप्टी गवर्नर्स आर माइकल डी पात्रा हु हेड्स द ऑल इम्पोर्टेंट मॉनेटरी पॉलिसीज एंड डिपार्टमेंट ऑफ आरबीआई, एंड थर्ड इज मुकेश कुमार जैन द कमर्शियल बैंकर टर्नर सेंट्रल बैंकर, एंड राजवीर राव। बीपी कानूनगो वाज 3 अप्रैल 2017 टू 2 अप्रैल 2021 के मध्य थे, अभी वो रिटायर्ड हो गए। तो दोस्तों ये है आपके बीपी कानूनगो जो अभी डिप्टी गवर्नर नहीं है। तो हमारे इस क्वेश्चन से ये क्वेश्चन निकल के आता है कि अभी वर्तमान में 4 डिप्टी गवर्नर कौन है? टी रविशंकर, मुकेश कुमार जैन और आपका माइकल डी पात्रा और आपका एक राजेश्वर राव। ये आपके पास 4 डिप्टी गवर्नर है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बीपी कानूनगो अभी डिप्टी गवर्नर नहीं है। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड की प्रसिद्ध 4 धाम यात्रा का हिस्सा नहीं है? दोस्तों 4 धाम यात्रा उत्तराखंड के लिए पूछ रहा है, भारत के लिए नहीं पूछा है, तो इसलिए आपको इस क्वेश्चन पढ़ने से पहले आपको थोड़ा ध्यान रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ फेमस 4 धाम यात्रा ऑफ उत्तराखंड? नंबर ए केदारनाथ, नंबर बी यमुनोत्री, ऑप्शन सी दोस्तों बद्रीनाथ, ऑप्शन डी है आपके पास रुद्रप्रयाग। टाइम स्टार्ट नाउ। दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन है रुद्रप्रयाग, ऑप्शन डी। तो मेरा क्वेश्चन ये है दोस्तों कि हमारा इंडिया का कौन से 4 धाम है, जिसमें ये आपको मैंने स्क्रीन पर दिखा रखा है, ये आपके हमारे तो बद्रीनाथ, यमुनोत्री और केदारनाथ। तो चौथा कौन सा है दोस्तों? गंगोत्री। गंगोत्री जो है केदारनाथ अपना उत्तराखंड की प्रसिद्ध 4 धाम यात्रा है। तो केदारनाथ, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और गंगोत्री, ये 4 बद्रीनाथ के अपने उत्तराखंड की प्रसिद्ध 4 धाम यात्रा हैं। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन रुद्रप्रयाग है, जो कि गलत है। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। ये रहा आपकी स्क्रीन पर।
भारतीय रिजर्व बैंक ने 23 अप्रैल को वित्तीय प्रणाली को हरित बनाने के लिए केंद्रीय बैंकों और पर्यवेक्षकों के नेटवर्क में शामिल हुआ। ये नेटवर्क कहाँ स्थापित है? दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ज्वाइंड द नेटवर्क ऑफ सेंट्रल बैंक्स एंड सुपरवाइजर टू ग्रीन फॉर फाइनेंशियल सिस्टम ऑन 23 अप्रैल। वेयर इज दिस नेटवर्क लोकेटेड? ऑप्शन ए आपके पास है ओटावा, ऑप्शन बी आपके पास पेरिस, ऑप्शन सी जिनेवा और ऑप्शन डी है आपके पास रोम। टाइम स्टार्ट नाउ। दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका बी पेरिस। ये है दोस्तों आपका रोल ऑफ आरबीआई का क्या है। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई के बारे में जानते हैं और इसका हेडक्वार्टर कहाँ दोस्तों? मुंबई में। इसके जो गवर्नर कौन है? आरबीआई के गवर्नर है आपके शक्तिकांत दास। आरबीआई का रोल क्या है दोस्तों? ये है सुपरवाइजर ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम, बैंकर ऑफ बैंकर्स, बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट को भी ये लोन देता है, मॉनेटरी पॉलिसीज़ ये बनाता है और इशू ऑफ करेंसी, बैंकों को लोन देता है, बैंकों को पैसा इशू करता है, बैंकर्स ऑफ बैंकों का बैंक है। जैसे हमारे लिए बैंक है वैसे बैंक के लिए भी बैंक भी कहीं से पैसे लेके उधार लेके हमें उधार देते हैं। तो ये आपका लोन वो कहाँ से लेते हैं? बैंक से लेते हैं। और वो बैंक कहाँ से लेंगे? आरबीआई से लेंगे। तो बैंकर ऑफ बैंकर्स हैं। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, ये भी आरबीआई का रोल है। तो दोस्तों, हमारा करेक्ट ऑप्शन हुआ पेरिस। इतना आपको आरबीआई के बारे में ध्यान रखना। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63। भारत को 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस के रूप में मनाता है। सिविल सेवकों को भारत का स्टील फ्रेम किसने कहा था? इंडिया सेलिब्रेट 21 अप्रैल एज ए सिविल सर्विसेज डे। हु कॉल्ड सिविल सर्वेंट द स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए है आपके पास महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है आपके पास डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है आपके पास दादा भाई नौरोजी और ऑप्शन डी है आपके पास सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपका टाइम स्टार्ट नाउ। इसका करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये हैं दोस्तों आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्होंने सिविल सर्विसेज डे पहली बार उन्होंने अनुभूति हो रही है कि सरकारी अधिकारी कर्मचारी कितने महत्वपूर्ण लोक सेवक होते हैं। 21 अप्रैल 1947 को स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे दोस्तों? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिल्ली के मेटकॉफ हाउस में प्रशासनिक सेवा के प्रोबेशनरी अधिकारियों को पहली बार संबोधित करते हुए सिविल सेवकों को कहा था भारत का स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया। तो दोस्तों करेक्ट ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन ने बैंकों से किसान क्रेडिट कार्ड और कितने लाख रुपए तक की फसल ऋण के लिए प्रसंस्करण, प्रलेखन, निरीक्षण और अन्य सेवा शुल्क माफ करने का अनुरोध करते हुए सलाह जारी की। इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन हैज़ इश्यूड एडवाइजरी रिक्वेस्टिंग बैंक्स टू वेव प्रोसेसिंग, डॉक्यूमेंटेशन, इंस्पेक्शन एंड अदर सर्विस चार्जेस फॉर किसान क्रेडिट कार्ड्स एंड क्रॉप्स लोन अप टू कितने लाख रुपए की इन्होंने सिफारिश की हैं। ऑप्शन ए है आपके पास 10 लाख रुपए, ऑप्शन बी है आपके पास 3 लाख रुपए, ऑप्शन सी है आपके पास 5 लाख रुपए और ऑप्शन डी है आपके पास 15 लाख रुपए। टाइम स्टार्ट नाउ। तो इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन ने बैंकों को किसान क्रेडिट कार्ड से कितने लाख रुपए की फसल ऋण के लिए आपको अनुमति दी है? ये है 3 लाख रुपए तक की अनुमति दी है। ये है दोस्तों किसान क्रेडिट कार्ड जो 3 लाख रुपए का लोन किसी भी किसान को दे सकता है। तो दोस्तों इसमें आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है और किसानों को भी ये सुविधा रहती है कि एनी टाइम वो पैसा ड्रॉ कर सकते हैं अपने ज़रूरत के हिसाब से। तो हमारा ऑप्शन है बी 3 लाख रुपये यानी 3 लाख रुपये। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65। ये रहा आपकी स्क्रीन। सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माउंट सिनाबुंग 7 मई को एक बार फिर से फूट पड़ा, जिससे निकला राख का गुबार आसमान में 2.8 किलोमीटर यानी 2.8 किलोमीटर ऊंचाई तक फैल गए। ये किस देश में स्थित है? माउंट सिनबांग, द मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो इरप्टेड वंस अगेन ऑन 7 मई फ्रॉम विच अ प्लम ऑफ आस स्प्रेड टू हाइट ऑफ 2.8 किलोमीटर इन द स्काई, इन विच कंट्री इज सिचुएटेड? दोस्तों ऑप्शन ए है आपके पास वियतनाम, ऑप्शन बी है आपके पास इंडोनेशिया, ऑप्शन सी है आपके पास फिलीपींस और ऑप्शन डी है आपके पास मलेशिया। टाइम स्टार्ट नाउ। दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन है आपके इंडोनेशिया बी। ये है दोस्तों आपका ज्वालामुखी। जोको विडोडो इज़ द 7th एंड करंट प्रेसिडेंट इंडोनेशिया।
के बारे में बात कर रहे हैं। इंडोनेशिया इज़ प्लानिंग टू मूव इट्स कैपिटल फ्रॉम जकार्ता। ये नया आपकी अभी फ़िलहाल की करंट न्यूज़ है दोस्तों। इंडोनेशिया जो है अपनी कैपिटल मूव कर रहा है जकार्ता से जावा टू न्यू सिटी ईस्ट कलिमंटम ऑन द आइसलैंड ऑफ बोर्नियो। तो ये आपको ये करंट की न्यूज़ है, आपको ध्यान रखना है। ये 15 जून की करंट की न्यूज़ है दोस्तों। जकार्ता जो इंडोनेशिया है अपनी राजधानी जो मूव कर रहा है जकार्ता से कहाँ पे, कालीमंटन ऑन आइसलैंड ऑफ बोर्नियो। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन है इंडोनेशिया। तो सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ से, जो 2.8 किलोमीटर जो 7 मई को सिनामुंग से आपका इरप्ट हुआ था, फूट पड़ा था, ये हाँ इंडोनेशिया। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस 1886 को अमेरिका में हुई मूक रैट नरसंहार की घटना को आदरांजलि देता है। इंटरनेशनल लेबर डे 1886 ऑन 1 मई पेज ट्राइब्यूट टू द साइलेंट रैट मास्करे दैट टुक प्लेस इन यूएसए। यूएसए में कहाँ पे हुआ था दोस्तों? न्यूयॉर्क में, लॉस एंजल्स में, शिकागो में और डेट्रॉइट में। अब टाइम स्टार्ट नाउ। दोस्तों 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है? ये अमेरिका में एक घटना हुई थी, उसके कारण यह दिवस मनाया जाता है दोस्तों। इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, शिकागो, अमेरिका में हुई। तो 1 मई को मूक रैट नरसंहार की घटना हुई थी। ये है दोस्तों, इस हड़ताल के क्या हुआ था, कुछ लोग हड़ताल कर रहे थे। इस हड़ताल के दौरान शिकागो की हेमाक्रेट में बम धमाका हुआ और यह बम किसने फेंका, किसी का कोई पता नहीं। इससे निष्कर्ष के तौर पर पुलिस ने मजदूरों पर गोली चला दी और 7 मजदूर मारे गए। उस दिन से 1 मई अंतर्राष्ट्रीय लेबर डे मनाया जाता है। हमारा करेक्ट ऑप्शन है शिकागो, अमेरिका। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। MCLR न्यूनतम ब्याज दरें हैं जिसके नीचे बैंक को उधार देने की अनुमति नहीं है। MCLR का पूर्ण विस्तार क्या है, मतलब पूरा नाम क्या है? MCLR इज द मिनिमम इंटरेस्ट रेट बिलो विच द बैंक इज नॉट अलाउड टू लैंड। व्हाट इज द फुल एक्सटेंशन ऑफ MCLR? ऑप्शन ए है आपके पास मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फाइनेंस बेस्ड लैंडिंग रेट। ऑप्शन बी है आपके पास मैक्सिमम कॉस्ट बेस्ड लैंडिंग रेट। और दोस्तों ऑप्शन सी है आपके पास मिनिमम कैपिटल एंड लैंडिंग रेशियो। ऑप्शन डी है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लैंडिंग रेट। टाइम स्टार्ट नाउ। MCLR का फुल फॉर्म बताना है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लैंडिंग रेट। दोस्तों होता क्या है, दरअसल अप्रैल 2016 से पहले रिजर्व बैंक द्वारा लोन देने के लिए तय मिनिमम रेट बेस कहलाती थी, यानी बैंक इससे कम दर पर कस्टमर्स को लोन नहीं दे सकता था। 1 अप्रैल 2016 से बैंकिंग सिस्टम में MCLR लागू हुआ। तो MCLR लागू कब हुआ? मार्जिनल कॉस्ट लैंडिंग रेट जो है 1 अप्रैल 2016 से लागू हुआ। MCLR का मतलब ये लोन के लिए मिनिमम दर बनाई और बैंक के सभी अवधि के कर्ज की ब्याज दरें इसी आधार पर तय हुई। दोस्तों शायद आपको समझ में आया होगा। इसको अगर समअप करनी चाहूँ, बहुत सारे हमारे फाइनेंशियल बैंक हैं, SBI, RBI, SDFC, एक्सिस बैंक, जितने पंजाब नेशनल बैंक, ये बैंक हैं। अगर ये बैंक उनको कस्टमर को कितने % पे लोन मिनिमम दे सकते हैं, तो जैसे कोई 8%, कोई 7%, कोई 6% नहीं, इसको एक बेस रेट बना दिया उन्होंने कि 7% के नीचे या एक फिक्स कर देते हैं, उस रेट से नीचे आप लोन कस्टमर को नहीं दे सकते। तो ये डिसाइड करता है RBI द्वारा। तो ये टाइम टू टाइम ये चेंज होता रहता है पॉलिसीज़ और परसेंटेज। सो आप इसका RBI की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको ये मिल जाएगा। तो MCLR का होता है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लैंडिंग रेट। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। 96 वर्षीय प्रसिद्ध पर्यावरणीय कार्यकर्ता, प्रचारक और प्राकृतिक इतिहास का डेविड एटनबरो को संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन COP26 के रूप में नामित किया गया है। तो डेविड एटनबरो 96 years old renowned environmental activist campaigner and natural history chronicle has been named as the United Nations Conference on Climate Change COP26। ऑप्शन ए है आपके पास ब्रांडन, ऑप्शन बी संरक्षक, ऑप्शन सी आपके पास पीपुल्स एडवोकेट और ऑप्शन डी है आपके पास अध्यक्ष। टाइम स्टार्ट नाउ। दोस्तों डेविड एटनबरो को आपका पीपुल्स एडवोकेट
के रूप में नामित किया गया है COP26 जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में। ये है डेविड एटनबरो, एक पर्यावरणिस्ट है। ये पर्यावरण के जैसे रूप में नामित किया गया है। जैसे ये एनवायरमेंटल एक्टिविटीज़ हैं, जैसे ग्रेटा थनबर्ग है, ऐसे ही इनका भी है ये लाइफ ऑफ आवर प्लेनेट, डेविड एटनबरो। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है पीपुल्स एडवोकेट के रूप में नामित किया गया है। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर एम नरसिम्हन को भारत में पिता माना जाता है। फॉर्मर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर एम नरसिम्हन वाज कंसिडर द फादर ऑफ इंडिया। किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों इंडिया में एम नरसिम्हन? ऑप्शन ए है आपके पास बैंकिंग सुधार, ऑप्शन बी है आपके पास मुद्रा बाजार, ऑप्शन सी है आपके पास वित्तीय क्षेत्र और ऑप्शन डी आपके पास ग्रामीण बैंकिंग। टाइम स्टार्ट नाउ। दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन है बैंकिंग सुधार। दोस्तों बैंक में कुछ समितियां हैं, जो नरसिम्हन समिति, आपकी बहुत सारी समितियां हैं, उसको आपको याद करना है। ये आपके चक्रवर्ती समिति, आपका नरसिम्हन समिति जो प्रथम थी, नरसिम्हन समिति द्वितीय थी, वर्मा समिति, दामोदर समिति, विमल जालान समिति, नचिकेत मौर्य समिति। ये समितियां क्या थी? उनको बैंकिंग सुधार के लिए टाइम पर उन्होंने रूल और रेगुलेशन बनाए, तो ये आपको याद रखना है। नरसिम्हन समिति थी वो बैंकिंग सुधार से संबंधित थी। करेक्ट ऑप्शन है हमारा ए। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। SBI लाइफ इंश्योरेंस भारतीय स्टेट बैंक और के बीच में संयुक्त उद्यम जीवन बीमा कंपनी है। SBI लाइफ इंश्योरेंस जॉइंट वेंचर किस किस के बीच में दोस्तों? इज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी बिटवीन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड ऑप्शन ए आपके पास स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस के बीच, SBI एंड न्यूयॉर्क लाइफ इंश्योरेंस के बीच, SBI एंड प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के बीच और SBI एंड BNP परिवार के बीच। टाइम स्टार्ट नाउ। तो दोस्तों SBI लाइफ इंश्योरेंस जो है किसके बीच? दो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो है वो जॉइंट वेंचर है। ये है ऑप्शन डी BNP परिवार। ये है दोस्तों SBI लाइफ इंश्योरेंस भारतीय स्टेट बैंक और लीडिंग ग्लोबल इंश्योरेंस कंपनी BNP परिवार कार्डिफ के बीच में एक संयुक्त उद्यम है, जिसकी स्थापना सन 2001 में की गई थी। हमारा करेक्ट ऑप्शन है BNP परिवार। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। चीन ने 19 मई को एक नए उपकरण हयांग 2D यानी HY2D को किस उद्देश्य से सफलतापूर्वक कक्षा में भेजा? चाइना सक्सेसफुली सेंट ए न्यू इंस्ट्रूमेंट हयांग 2D इनटू ऑर्बिट ऑन 19 मई। ऑप्शन ए आपके पास GPS नेटवर्क, ऑप्शन बी आपके पास समुद्र की निगरानी, ऑप्शन सी है आपके पास स्थानीय निगरानी और ऑप्शन डी आपके पास 6G दूरसंचार। टाइम स्टार्ट नाउ। दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी समुद्र की निगरानी के लिए चीन ने हयांग 2D को सफलतापूर्वक कक्षा में भेजा था। ये है दोस्तों हयांग 2D न्यूली ओशन ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, जो चाइना ने सक्सेसफुली लॉन्च किया था। करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास समुद्र की निगरानी के लिए। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने किस वर्ष से शुरू होने वाले भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हर साल सिनेमा में उत्कृष्टता के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देने का निर्णय लिया? द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम डिसाइडेड टू गिव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस इन सिनेमा एवरी ईयर एट द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया स्टार्टिंग फ्रॉम विच ईयर? नेक्स्ट है सत्यजीत रे, दादा साहब फाल्के, वी शांताराम और राज कपूर। ये दोस्तों किसको दिया गया या लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देने का निर्णय किया है हर साल सिनेमा में उत्कृष्टता के लिए? दोस्तों टाइम स्टार्ट नाउ। ये है दोस्तों आपका सत्यजीत रे, ऑप्शन ए। तो भारतीय हर साल सिनेमा में उत्कृष्टता के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड आपको सत्यजीत रे को देने का निर्णय किया है। यह है सत्यजीत रे, एक भारतीय फिल्म निर्देशक थे। 20वीं शताब्दी के सर्वोत्तम फिल्म निर्देशकों में इनको गिना जाता है। इनका जन्म कला और साहित्य के जगत में जाने माने कलकत्ता में एक बंगाली परिवार में इनका जन्म हुआ। तो दोस्तों सत्यजीत रे, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से निकल के आता है कि सत्यजीत रे का किस स्टेट से बिलोंग करते हैं? ये हैं बंगाल से बिलोंग करते हैं। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। भारतीय रिजर्व बैंक के हालिया निर्देशों के अनुसार अमेजॉन पे, ओला मनी, मोबीक्विक और मोबीक्विक, फ़ोन पे, दिल्ली मेट्रो कार्ड आदि ऑनलाइन वॉलेट में रखी हुई राशि
में से कितने रुपए तक की राशि अब पेटीएम या पॉइंट ऑफ सेल एटीएम का उपयोग कर निकाला जा सकता है। एज पर द रिसेंट आरबीआई डायरेक्टिव्स द अमाउंट हेल्ड ऑन वॉलेट ऑनलाइन वॉलेट्स लाइक अमेजॉन पे, ओला मनी, मोबीक्विक, ओवर फोन, दिल्ली मेट्रो कार्ड आदि में कैन नाउ बी विड्रॉन यूजिंग एटीएम्स और पॉइंट ऑफ सेल अप टू रुपीज़ हाउ मच। दोस्तों ऑप्शन ए आपके पास 5,000 रुपये, ऑप्शन बी आपके पास 4,000 रुपये, ऑप्शन सी आपके पास 3,000 रुपये और ऑप्शन डी आपके पास 2,000 रुपये। तो कितने रुपए दोस्तों ऑनलाइन की राशि वॉलेट से निकाल सकते हैं? टाइम स्टार्ट नाउ। अभी हाल ही की ये आरबीआई द्वारा जारी गाइडलाइन है। ये हाँ दोस्तों ऑप्शन डी 2,000 रुपये आप निकाल सकते हैं। पीओएस क्या होता है दोस्तों? पॉइंट ऑफ सेल। आप बस में जाते हो, देखते होंगे कंडक्टर के पास जो आपको बिल काट के देता है या टिकट बना के देता है, वो पॉइंट जहाँ से स्लिप निकलती है वो पॉइंट ऑफ सेल मशीन कहलाती है। या दोस्तों आप जाते हो, आप मॉल में जाते हो जहाँ आप एटीएम या डेबिट कार्ड आप जहाँ का आप मतलब स्वैप कराते हो उसे हम पॉइंट ऑफ सेल मशीन कहते हैं। ये है आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास, आरबीआई हेडक्वार्टर मुंबई। आरबीआई के कितने गवर्नर डिप्टी गवर्नर से अभी हमने डिस्कस किया था, कितने गवर्नर से शायद आपको याद हो गया अगर डिप्टी गवर्नर्स 4। कौन नहीं थे? बीपी कानून को, उनको 2017 21 अप्रैल तक ही उनका था टेन्योर, वो उनका ख़त्म हो चुका है। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इसका था हमारा ऑप्शन डी 2,000 रुपये। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 आपकी स्क्रीन पर। भारत में बैंकों का सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के बैंकों के रूप में वर्गीकृत किया है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के बैंकों को सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कहा जाता है? Banks in India are classified as a public sector and private sector banks. Which of the following types of banks are called public sector bank? Public sector bank किसे कहेंगे? ऑप्शन ए है आपके पास जिनमें भारत सरकार के नियंत्रण में हिस्सेदारी यानी 51% या उससे अधिक हो, वे जो केवल भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 7 और भी नियम होते हो। ऑप्शन सी जिनके शेयरों का कारोबार शेयर बाजार में होता हो, और ऑप्शन डी है जिनमें सरकारी बैंक की पूंजी का मालिक होता हो। टाइम स्टार्ट नाउ। दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन है ए जिनमें भारत सरकार के नियंत्रण में हिस्सेदारी 50% या उससे अधिक हो। भारतीय रिजर्व बैंक का सरकारी बैंक प्रभाग और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम धारा 45 के अंतर्गत नियुक्त एजेंसी बैंकों की शाखाओं का नेटवर्क सरकारी लेन देन का कार्य करता है। वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंक और निजी चुने हुए भारतीय रिजर्व बैंक के एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। दोस्तों आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, लेकिन मैं इसको एक लेमन लैंग्वेज में आपको अगर समझाना चाहूँ, एक वर्ड में इसको कंक्लूड करना चाहूँ कि ये पब्लिक सेक्टर बैंक क्या होता है और सार्वजनिक क्षेत्र या अपने सिविल जो बैंक होते हैं वो क्या होते हैं। दोस्तों गवर्नमेंट की जिस कंपनी में हिस्सेदारी 51% से ज़्यादा होती है वो उसका मालिक हो जाता है, चाहे वो गवर्नमेंट हो या कोई आम आदमी हो या कोई पर्सन हो। जैसे अंबानी ग्रुप है, अगर अंबानी किसी का कंपनी में उसकी हिस्सेदारी जो शेयर से 51% है तो वो उसका मालिक कहलाएगा और बाकी के प्रोविडेंट उनके सहयोगी कहलाएंगे। तो जिस कंपनी में जिसका 51% रहता है हिस्सेदारी वो उसका मालिक हो जाता है। तो गवर्नमेंट का बैंकों में जैसे एसबीआई में 51% से ज़्यादा हिस्सेदारी है तो एसबीआई गवर्नमेंट की बैंक कहलाई। पंजाब नेशनल बैंक में 51% से ज़्यादा हिस्सेदारी है इसलिए वो गवर्नमेंट उसको पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर आती है। एचडीएफसी में 51% से कम है गवर्नमेंट की हिस्सेदारी इसलिए वो पब्लिक सेक्टर बैंक नहीं कहलाता है। आई होप आपको क्लियर समझ में आया होगा। 51% का चक्कर है दोस्तों, इसमें 51% है तो वो मालिक रहेगा उस कंपनी का और 51% नहीं कम है तो वो मालिक नहीं रहेगा। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा ऑप्शन ये ए करेक्ट है। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 आपकी स्क्रीन पर। राष्ट्रीय बांस मिशन ने हाल ही में के उत्पादन के लिए MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम आधारित रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया। नेशनल बम्बू मिशन हैज़ रिसेंटली लॉन्च MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बेस्ड रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ व्हाट। ऑप्शन ए है आपके पास माचिस की तिल्ली, ऑप्शन बी आपके पास हस्तशिल्प, ऑप्शन सी आपके पास अगरबत्ती की डंडी और ऑप्शन डी आपके पास फर्नीचर। टाइम स्टार्ट नाउ। राष्ट्रीय बांस मिशन ने दोस्तों हाल ही में कौन से उत्पादन के लिए मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पर आधारित एक प्लेटफॉर्म शुभारंभ किया है? ये है दोस्तों अगरबत्ती की डंडी, ऑप्शन सी। ये है दोस्तों बांस मिशन जो आप देख रहे हो, नेशनल बम्बू मिशन है। राष्ट्रीय बांस मिशन या नेशनल बम्बू मिशन हाल ही में घरेलू अगरबत्ती उद्योग को मजबूत और प्रबंधन सूचना प्रणाली
यानी एमआईएस का शुभारंभ किया। एमआईएस मॉड्यूल के बारे में ये अगरबत्ती उत्पादन, कच्चे माल की उपलब्धता, छड़ी बनाने वाली इकाइयाँ, विश्वविद्यालय में कोयम्बटूर में अपने परिसर में बीमा बांस के लिए ऑक्सीजन पार्क डिज़ाइन किया गया। तो मेन इसका आंसर है दोस्तों अगरबत्ती की डंडी, जो राष्ट्रीय बांस मिशन से किससे संबंधित है, अगरबत्ती की डंडी। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76 आपकी स्क्रीन पर। गुड़ी पड़वा किस राज्य का प्रसिद्ध पारंपरिक त्यौहार है? गुड़ी पड़वा इज़ द फेमस ट्रेडिशनल फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट? ऑप्शन ए आपके पास गुजरात, ऑप्शन बी आपके पास कर्नाटका, ऑप्शन सी आपके पास राजस्थान और ऑप्शन डी आपके पास महाराष्ट्र। आई होप ये क्वेश्चन सभी को पता होगा। फेस्टिवल से लेके क्वेश्चन एक हर एग्जाम में एसएससी हो या बैंक हो एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका ऑप्शन है दोस्तों डी, ये है महाराष्ट्र का। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का पारंपरिक त्यौहार है। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में उगादी, महाराष्ट्र में यह पर्व गुड़ी पड़वा के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ होता है। न्यू वर्ष चैत्र नवरात्रि से प्रारंभ होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन महाराष्ट्र में ये पारंपरिक त्यौहार है गुड़ी पड़वा। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77 आपकी स्क्रीन पर। व्यापक रूप से प्रचलित घातक संक्रमण ब्लैक फंगस का औपचारिक नाम क्या है? व्हाट इज द फॉर्मल नेम ऑफ द वाइडली प्रिविलेंट डेडली इन्फेक्शियस ब्लैक फंगस? ये तो शायद आप सभी को पता होगा, अभी रिसेंटली चल भी रहा है। ऑप्शन ए आपके पास मिक्रोमाइकोसिस, ऑप्शन बी आपका म्यूकोसिस, ऑप्शन सी आपका म्यूकोफाइटोसिस और ऑप्शन डी आपका माइक्रोमाइसेप्टिक। दोस्तों टाइम स्टार्ट नाउ। ये क्वेश्चन सभी का करेक्ट होना चाहिए। ऑप्शन ए मिक्रोमाइकोसिस। मिक्रोमाइकोसिस दोस्तों ये इसमें क्या होता है, एक बीमारी है जिसमें आंखें लाल हो जाती हैं, जो कोविड-19 पेशेंट के सिम्टम्स से एक नई डिजीज़ इसमें उभर के आई है। म्यूकोरमाइकोसिस आईसीएमआर के मुताबिक ये एक तरह का दुर्लभ फंगल इन्फेक्शन है। शरीर में ये तेज़ी से फैलता है और इससे आंखों की रोशनी जाती है और कई मामलों में मौतें भी हो रही हैं, जो कि हमें देखने को मिल रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन है म्यूकोरमाइकोसिस। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78 आपकी स्क्रीन पर। रिजर्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक के कार्यकाल को अधिकतम वर्ष तक सीमित कर दिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ लिमिटेड द टेन्योर ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कमर्शियल बैंक मिनिमम ऑफ हाउ मेनी ईयर्स? दोस्तों ये है ऑप्शन आपके पास 7 वर्ष, ऑप्शन बी आपके पास 5 वर्ष और ऑप्शन सी आपके पास 15 वर्ष और ऑप्शन डी है आपके पास 12 वर्ष। टाइम स्टार्ट नाउ। दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी 15 वर्ष के लिए रिजर्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक के कार्यकाल को अधिकतम 15 वर्ष तक सीमित कर दिया गया है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा सी। सभी वाणिज्यिक बैंकों के लिए जारी एक परिपत्र यानी सर्कुलर आरबीआई ने कहा है कि प्रबंध निदेशक यानी एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर और मुख्य अधिकारी का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या पूर्णकालिक निदेशक डब्ल्यूटी के पद पर कोई भी 15 साल से ज़्यादा समय तक नहीं रह सकता। ये आरबीआई की गाइडलाइन है और ये अभी 15 ईयर्स तक सीमित कर दिया गया। ये हाल ही की न्यूज़ है, इसलिए इसको मैं लेके आया। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79 आपकी स्क्रीन पर। मौलाना वहीदुल खान जिनका हाल ही में निधन हो गया, एक प्रसिद्ध थे। वो क्या थे दोस्तों? मौलाना वहीदुल खान हु पासेज ओवर रिसेंटली वाज फेमस फॉर व्हाट? लेखक, आध्यात्मिक नेता, सी इस्लामिक विद्वान और ऑप्शन डी आपके पास सभी ABC सभी थे। टाइम स्टार्ट नाउ। दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन है मौला वहीदुल खान एक लेखक भी थे, आध्यात्मिक नेता भी थे और इस्लामिक विद्वान थे। मीन्स ऑप्शन डी आपके पास है, ABC तीनों करेक्ट है और ये है मौलाना वहीदुल। कोरोना संक्रमित होने के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। उन्होंने हाल ही में अस्पताल में उन्होंने दम तोड़ लिया था। मुस्लिम स्कॉलर पद्म भूषण मौलाना वहीदुल कोरोना से निधन हुआ था। करेक्ट ऑप्शन डी, लेखक, आध्यात्मिक नेता और इस्लामिक विद्वान। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 आपकी स्क्रीन पर। भीषण चक्रवाती तूफान तोकते के तट से गुजरने के बाद परिणाम स्वरूप 6 राज्यों के तटीय इलाके तबाह हो गए। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य नहीं था? आफ्टर पासिंग थ्रू द कोस्ट ऑफ सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म तोकते, द कोस्टल एरियाज ऑफ 6 स्टेट्स वर डिस्ट्रॉयड। एज ए रिजल्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए स्टेट? ऑप्शन ए आपके पास है गुजरात,
ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी आपके पास कर्नाटक और ऑप्शन डी आपके पास महाराष्ट्र। दोस्तों टाइम स्टार्ट नाउ। ये यहाँ दोस्तों भीष्म चक्रवाती तोकते तूफान है जो 6 राज्यों में तबाह हो गए। एक राज्य नहीं था, वह है तमिलनाडु। गुजरात, कर्नाटक और महाराष्ट्र को इसने इफेक्ट किया था। दोस्तों तोकते ये साइक्लोन के नाम कैसे रखते हैं इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देते हैं। तोकते नाम किसने रखा है? इस बार का म्यांमार द्वारा सुझाए गए इस चक्रवाती के नाम की बारी थी और म्यांमार ने इसका नाम तोकते रखा था। म्यांमार ने इसे तोकते नाम सुझाया था, जिसके चलते इसका नाम तोकते रखा गया। चक्रवातों का नामकरण विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा अलावा संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग एशिया प्रांत एंड पैनल ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन द्वारा किया जाता है। दोस्तों इस पैनल में 13 देश शामिल होते हैं, मतलब 13 देशों का एक ग्रुप है, एक पैनल है। वो इस देश वो डिसाइड करता है कि ये तूफान का नाम क्या होगा और हर साल उस जो तूफान में आने वाले हैं उनका नाम का उसका टर्न रहता है और इस बार था टर्न म्यांमार का, तो म्यांमार ने उसको तोकते नाम दिए। इस पैनल में 13 देश हैं जिसमें सऊदी अरब, म्यांमार, मालदीव, पाकिस्तान, श्रीलंका, ओमान, ईरान, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश, यमन, थाईलैंड, ये 13 देश हैं। पिछले साल मई में आया तूफान सूची में अंतिम नाम था, तूफान आया था। ये 13 देशों में 13 नामों का संकलन है। तो दोस्तों 13 देशों में 13 उन्होंने तूफानों के संकलन कर रखे, नाम बना के रखे हुए हैं। उन नामों को ये जब भी तूफान आता है तो उनको नाम, अगर उनका टर्न होता है उस देश का तो वो नाम रख लिया जाता है। आई होप आपको थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ? ऑप्शन बी तमिलनाडु में ये नहीं आया था, गुजरात, कर्नाटक और महाराष्ट्र में तबाही मचाई। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 81 आपकी स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJY प्रति परिवार प्रति वर्ष कितने लाख रुपए की मुफ्त चिकित्सा बीमा प्रदान करती है? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY, इसका एब्रीवेशंस इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना प्रोवाइड्स फ्री मेडिकल इंश्योरेंस ऑफ अप टू हाउ मच लाख रुपीज़ फॉर पर फैमिली पर ईयर। ऑप्शन ए आपके पास 5 लाख रुपीज़, ऑप्शन बी आपके पास 7 लाख, ऑप्शन सी आपके पास 3 लाख और ऑप्शन डी आपके पास 1 लाख। टाइम स्टार्ट नाउ। ये तो अभी हाल ही में चल ही रहा दोस्तों, इसका रजिस्ट्रेशन भी हो रहा है। तो ऑप्शन ए हमारे पास है, 5 लाख रुपए तक की ये बीमा कवर करती है। यह है PMJY प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। 10 लाख परिवार लाभान्वित हो चुके हैं, इससे ज़्यादा ही है तो पहले का डाटा दोस्तों। 50 करोड़ लोगों को फ़ायदा हुआ है। सरकारी प्राइवेट अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा देता है। 5 लाख तक का मुफ्त इलाज दिया जाता है। यह है PMJAY योजना। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए 5 लाख। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 82। कुसुम किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान। कुसुम का फुल फॉर्म है KUSUM, किसान ऊर्जा सुरक्षा एंड उत्थान महाअभियान। योजना में निम्नलिखित में क्या शामिल है? ये क्या शामिल करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन कुसुम किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान स्कीम? ऑप्शन ए आपके पास है 10,000 मेगावाट के विकेंद्रीकृत ग्राउंड माउंटेन ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना करना, या दोस्तों 17.5 लाख स्टैंड एलोन सोलर पंपों की स्थापना करना, या दोस्तों 10 लाख ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों या 5,000 या 50,000 नलकूप सिंचाइयों का परियोजना का सौरकरण करना, या दोस्तों उपरोक्त सभी। टाइम स्टार्ट नाउ। दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, सभी इसमें शामिल किए गए। 10,000 मेगावाट का आपका सौर ऊर्जा यंत्रों की स्थापना करना, 17.5 लाख स्टैंड अलोन सोलर पंपों की स्थापना करना और 10 लाख ग्रिड से जुड़े 50,000 नलकूप सिंचाई परियोजना का सौरकरण करना। तो ऑप्शन डी हमारा ऑप्शन सही है। यह है दोस्तों कुसुम परियोजना जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। योजना के तहत इन तीनों घटकों को मिलाकर 2022 तक कुल 25,750 मेगावाट सौर क्षमता तैयार करने की योजना मोदी सरकार की। तो यह हमारा क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 83 आपकी स्क्रीन पर। पद्म भूषण प्रोफेसर MS नरसिम्हन, जिनका हाल ही में 16 मई को निधन हुआ था, वो किस विषय के प्रख्यात प्रोफेसर थे? दोस्तों पद्म भूषण प्रोफेसर MS Narasimhan, who passed away recently on 16 May 2021, was an eminent professor of which subject? कौन से सब्जेक्ट से बिलोंग करते थे? गणित, परमाणु विज्ञान, ऑप्शन सी चिकित्सा विज्ञान और ऑप्शन डी भौतिक विज्ञान। दोस्तों ऑप्शन स्टार्ट नाउ।
दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी गणित विशेषज्ञ थे। ये तो सभी को पता है क्योंकि हाल ही में इनका न्यूज़पेपर में भी काफ़ी आया था। तो ये हैं प्रसिद्ध गणितज्ञ MS नरसिम्हन, जो इनका हाल ही में निधन हो गया। वह विज्ञान क्षेत्र के किंग फैसल अंतर्राष्ट्रीय प्राइज़ भी उनको मिल चुका है, करने वाले पहले एकमात्र भारतीय थे। उन्होंने लोयोला कॉलेज चेन्नई, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। तो दोस्तों हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84 आपकी स्क्रीन पर। किस देश ने वैश्विक जलवायु संकट को दूर करने के लिए 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस पर वर्चुअल मोड में विश्व नेताओं के 2 दिवसीय लीडर्स क्लाइमेट समिट की मेज़बानी की? विच कंट्री होस्टेड 2 days लीडर्स क्लाइमेट समिट ऑफ वर्ल्ड लीडर्स इन वर्चुअल मोड ऑफ अप्रैल 22 ऑन अर्थ डे? तो दोस्तों इससे एक और क्वेश्चन निकलता है, अर्थ डे कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। ग्लोबल क्लाइमेट क्राइसिस। लेते हैं ऑप्शन ए अमेरिका ने, ऑप्शन बी कनाडा ने, ऑप्शन सी जापान ने और ऑप्शन डी है बेल्जियम। टाइम स्टार्ट नाउ। तो दोस्तों किस देश ने वैश्विक जलवायु संकट दूर करने के लिए 22 अप्रैल को एक वर्चुअल मोड पर विश्व नेताओं की एक मीटिंग रखी गई थी, समिट रखा गया था? ये था बेल्जियम ने। यह है दोस्तों बेल्जियम। ये विश्व पृथ्वी दिवस में 50 सालों से दे रहा है और उन्होंने वैश्विक जलवायु संकट के लिए विश्व पृथ्वी दिवस पर वैश्विक जलवायु संकट के प्रति जागरूकता लाने के लिए 22 अप्रैल 1970 से पहली बार विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया था। तो विश्व पृथ्वी दिवस पहली बार कब मनाया गया था? 22 अप्रैल 1970 को मनाया गया था। इस असंतुलन के कारण अब दिन दूर नहीं जब पृथ्वी पर रहने का स्थान नहीं। ये तो आप सभी को जानते ही है, ज़्यादा मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं। ये हमारा ऑप्शन है डी बेल्जियम। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85। किस देश में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में 5वें वर्ष भी अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है? विच कंट्री रिटेन्ड इट्स टॉप पोजीशन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे ऑफ द 5th ईयर्स एज ए पहले फ्रांस, ऑप्शन बी है आपके पास डेनमार्क, ऑप्शन सी है आपके पास जापान और ऑप्शन डी है आपके पास नॉर्वे। तो कौन सूचकांक में, प्रेस सूचकांक में 5 वर्षों से अपने शीर्ष स्थान पर बरकरार रखा है? ऑप्शन स्टार्ट नाउ। दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी यानी नॉर्वे। दोस्तों ये है आपके इंडिया हैज़ बीन प्लेस्ड द 142 सेकेंड पोजीशन अमंग द 180 कंट्रीज इन द लेटेस्ट वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। यह दोस्तों इंडेक्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो हमारा सूचकांक में हैप्पीनेस इंडेक्स हो गया, हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स हो गया, ये सब इंडेक्स आपको याद रखना है। दोस्तों इसमें जो है प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में जो है 142 से प्लेस पे हमारा इंडिया रहा। कितने? 180 कंट्रीज़ में से। और नंबर 1 पर 5 वर्षों से कौन रह रहा है दोस्तों? ये है नॉर्वे, नंबर 1 पर रह रहा है। ये है दोस्तों नॉर्वे। ऑप्शन डी करेक्ट है। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86 आपकी स्क्रीन पर। पनडुब्बी KRI नांगला में जो 21 अप्रैल 2021 को लापता हो गई थी, जिसके फलस्वरूप उसके 53 कर्मचारियों का पूरा दल भी मारा गया था, वह किस देश से संबंधित थी? सबमरीन KRI नांगला विच वेंट मिसिंग ऑन 21 अप्रैल 2021 रिजल्टिंग इन द डेथ ऑफ इट्स एंटायर क्रू ऑफ 53 पर्सन बिलोंगिंग टू विच कंट्री? ऑप्शन है दोस्तों उत्तरी कोरिया, बी इंडोनेशिया, सी दक्षिण कोरिया और डी है मलेशिया। टाइम स्टार्ट नाउ। दोस्तों KRI नांगला जो है वो किस देश की सबमरीन है? ये है इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया का ही है। KRI नांगला वुड हैव बीन सील्ड वन इट पास्ड ऑन द डेप्थ। कैसे ये घटना हुई थी दोस्तों? विच इट्स हल्ड एंड फिटिंग नॉट विथस्टैंड द इंक्रीजिंग प्रेशर but the risk of hull collapse increasing very rapidly as the depth increases at 800 meter and Nangla had no chance to survive intact। शायद आपको समझ में आया होगा, इसका हैच बंद हो गया था, इसका फिटिंग और बंद हो गया था और नीचे का हल में प्रेशर पड़ रहा था और वो प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा था और 800 मीटर ये नीचे जा चुकी थी, तो बचने का कोई चांस नहीं था। करेक्ट ऑप्शन है इंडोनेशिया की KR नांगला जो सबमरीन बिलोंग्स करती है। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87 आपकी स्क्रीन पर। कांग्रेस के दिग्गज नेता रघुनंदन लाल भाटिया का 15 मई 2021 को निधन हो गया था। उन्होंने 6 बार किस लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था? कांग्रेस वेटरन रघुनाथ लाल भाटिया पासेज अवे 15 मई 2021 विच लोकसभा कॉन्स्टिट्यूशन डिड द रिप्रेजेंट 6 टाइम? ऑप्शन ए आपके पास जालंधर के हैं,
ऑप्शन बी आपके पास लुधियाना के, और ऑप्शन सी आपके पास अमृतसर, और ऑप्शन डी आपके पास पटियाला। टाइम स्टार्ट नाउ। दोस्तों कांग्रेस के दिग्गज नेता जो रघुनंदन लाल भाटिया हैं वो हैं ऑप्शन सी अमृतसर के रहने वाले थे, लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन सी ये है डॉक्टर रघुनंदन लाल भाटिया, जिनका निधन हो गया कोरोना के कारण। समान न्यूज अमृतसर पंजाब, रघुनंदन लाल भाटिया के निधन से पंजाब की राजनीति में एक युग का अंत हो गया। 6 बार यानी भाटिया ने संयुक्त राष्ट्र में डेलीगेट के तौर पर भारत का प्रतिनिधित्व भी किया था। तो ये थे दोस्तों कांग्रेस के दिग्गज नेता रघुनंदन लाल भाटिया, जिनका 15 मई 2021 को निधन हो गया। ये थे आपके अमृतसर से बिलोंग करते थे कॉन्स्टिट्यूंसी। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88 आपकी स्क्रीन पर। अर्जन सिंह भल्लर शीर्ष स्तर की MMA, यहाँ दोस्तों MM का आपको फुल फॉर्म याद रखना है, चैंपियनशिप में वह 1 हैवीवेट वर्ल्ड टाइटल जीतने वाले भारतीय मूल के फाइटर बने। दोस्तों वह किस देश से संबंध रखते थे? अर्जन सिंह भुल्लर बिकेम द फर्स्ट इंडियन ओरिजिन फाइटर टू विन द 1 हैवीवेट वर्ल्ड टाइटल एज द टॉप लेवल MMA जो चैंपियनशिप होती है वर्ल्ड की। ही बिलोंग्स टू विच कंट्री? ऑप्शन ए आपके पास कनाडा, ऑप्शन बी आपका न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी आपके पास ब्रिटेन, और ऑप्शन डी आपके पास ऑस्ट्रेलिया। टाइम स्टार्ट नाउ। दोस्तों यह अर्जन सिंह भुल्लर जो MMA की चैंपियनशिप जो वर्ल्ड टू मोस्ट क्लास की होती हैं उसके ये कनाडा के रहने वाले थे। दोस्तों MMA क्या होता है? MMA होता है मिक्स्ड मार्शल आर्ट खेल। अर्जन सिंह भुल्लर ने रचा इतिहास। MMA एंड मिक्स मार्शल आर्ट में वर्ल्ड खिताब जीतने वाले भारतीय मूल के पहले फाइटर बने। भारतीय मूल के कन्नाडाई फाइटर अर्जन सिंह भुल्लर ने लंबे समय तक हैवीवेट चैंपियनशिप से चले आ रहे ब्रेडन वेरा को दूसरे राउंड में तकनीकी तौर पर नॉकआउट करने में हराकर इन्होंने इतिहास रच दिया है। यह है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं फोटो में पीछे बैकग्राउंड में, ये अर्जन सिंह भुल्लर जो कि कनाडा से बिलोंग करते हैं। ये भारतीय मूल के हैं। तो मिक्स मार्शल आर्ट जो टॉप वर्ल्ड क्लास की होती है फाइटिंग, इसमें है। तो दोस्तों ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 89 आपकी स्क्रीन पर। कुछ प्रमुख गैर लाभकारी पर्यावरण और सामाजिक संगठन किस उद्देश्य के लिए ब्लू नेचर अलायंस पहल के लिए साथ में आए? सम लीडिंग नॉन प्रॉफिट एनवायरमेंटल एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैव कम टुगेदर फॉर ब्लू नेचर्स अलायंस इनिशिएटिव फॉर व्हाट पर्पज? दोस्तों ऑप्शन ए आपके समुद्र के पर्यावरण की रक्षा के लिए, ऑप्शन बी नदियों की सफाई के लिए, ऑप्शन सी आपके पास ग्लेशियरों के संरक्षण के लिए, और ऑप्शन डी आपके पास मीठे पानी की झीलों की रक्षा के लिए। दोस्तों टाइम स्टार्ट नाउ। दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन है समुद्र के पर्यावरण की रक्षा करना। कुछ गैर लाभकारी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं दोस्तों, ये उसके लिए समुद्र के पर्यावरण की रक्षा के लिए एक साथ आए हैं। अप्रैल 2021 में 5 वर्षों में महत्वपूर्ण जलीय क्षेत्रों और महासागरों का संरक्षण के सुनिश्चित करने तो एक नई वैश्विक पहल ब्लू नेचर अलायंस की शुरुआत की, जिसमें बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन मिले हुए हैं। कोई एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिसको याद करना पड़े दोस्तों। ब्लू नेचर्स ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको अलायंस याद रखना है। ये इसमें 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकलते आते हैं। कौन सी अब योजना चली है? ब्लू नेचर्स अलायंस। और दोस्तों इसमें किसके लिए चली है? ये समुद्र के पर्यावरण की रक्षा के लिए। हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। भारत और फ्रांस की सेनाओं ने अरब सागर में कौन सा अभ्यास शुरू किया? विच एक्सरसाइज वाज स्टार्टेड बाय आर्मीज ऑफ इंडिया एंड फ्रांस इन द अरेबियन सी? भारत और फ्रांस के बीच में कौन सी एक्सरसाइज अरेबियन सी में हुई दोस्तों? ऑप्शन ए मैरिनेक्स, ऑप्शन बी मेघदूत, ऑप्शन सी तरुण, और ऑप्शन डी वरुण। टाइम स्टार्ट नाउ। दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी वरुण। यह है दोस्तों भारत और फ्रांस की नौसेनाओं ने कुल मिलाकर अरब सागर में वरुण 2021 प्रैक्टिस शुरू की। दोनों देशों के अभ्यास का यह 19वां सत्र है और यह प्रैक्टिस अरब सागर में 27 अप्रैल तक यह अभ्यास दोनों की नौसेनाओं के बीच में कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन के लिए किया गया। तो ये दोस्तों भारत और फ्रांस की नौसेनाओं के बीच में ऑपरेशन वरुण हुआ था। ये नौसेनाओं के बीच में होता है दोस्तों, इसमें थोड़ा सा आप करेक्शन कर सकते हैं, सेनाओं नहीं नौसेनाओं के बीच में। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91 आपकी स्क्रीन पर। पोलैंड के किस किल्स में आयोजित विश्व युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप में रूस के साथ कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पर रहा?
विच कंट्री टॉप्ड द मेडल टैली along with the Russia at the World Youth Boxing Championship held in Kalisz, पोलैंड? ऑप्शन ए बुल्गारिया, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी ईरान, ऑप्शन डी यूक्रेन। टाइम स्टार्ट नाउ। तो कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पे रहा पोलैंड किल्स के साथ? ये है दोस्तों बी भारत। भारत ने इसमें 11 मेडल जीते हैं। इंडियन मेंस 11 मेडल्स एट 2021 ऑल इंडिया बॉक्सिंग एसोसिएशन यूथ मेंस एंड वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप कैलरे, पोलैंड। ये आप देख रहे हैं फोटो दोस्तों, ये पोलैंड कैलिस पोलैंड में है। वहाँ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 11 मेडल यानी 11 मेडल जीते हैं हमारी ऑल इंडिया बॉक्सिंग एसोसिएशन, मतलब यहाँ मुक्केबाजी में। तो पोलैंड के किस किल्स में आयोजित विश्व युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप में रूस के साथ जो है भारत पदक तालिका में शीर्ष पे रहा? ऑप्शन बी। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92 आपकी स्क्रीन। पेनपा सेरिंग को धर्मशाला में स्थित निर्वासित तिब्बती संसद के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। पेनपा सेरिंग हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू डैश ऑफ द तिब्बतियन पार्लियामेंट इन एग्जाइल लोकेटेड इन धर्मशाला। इसका दोस्तों आपको ध्यान से आंसर देना है, ये कंफ्यूजिंग है। ऑप्शन ए है आपके पास राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है आपके पास प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है आपके पास गवर्नर, ऑप्शन डी है आपके पास प्रीमियर। टाइम स्टार्ट नाउ। दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन है राष्ट्रपति ए। इसकी बहुत सारी मैंने वेबसाइट चेक की दोस्तों, जब मैं एक क्वेश्चन बना रहा था तो कहीं प्रधानमंत्री लिखा हुआ है, कहीं राष्ट्रपति लिखा हुआ है। फिर मैंने इसकी ऑथेंटिक साइट से फिर मैंने इसको चेक किया तो ये राष्ट्रपति बने। तो पेनपा सेरिंग आप भी गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको प्राइम मिनिस्टर मिलेगा, लेकिन इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक करेंगे आपकी तो ऑथेंटिकेट साइट पर चेक करेंगे तो आपको ये प्रेसिडेंट मिलेंगे। ये धर्मशाला के प्रेसिडेंट बने हैं। तो पेनपा सेरिंग को धर्मशाला में स्थित निर्वासित तिब्बती संसद के नए प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया। ऑप्शन ए करेक्ट है। ये है दोस्तों आपके पेनपा सेरिंग। पेनपा सेरिंग इज अ प्रेसिडेंट इलेक्ट ऑफ टिबेटियन गवर्नमेंट इन एक्साइल डिफीट्स ओकासेंग कैलासंग दोरजे बाई 5,417 वोटों से उन्होंने हराकर फाइनल राउंड का इलेक्शन जीतकर प्रेसिडेंट की उपाधि ली। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 93 आपकी स्क्रीन पर। पब्लिक लिमिटेड कंपनी पब्लिक इश्यू के जरिए पूंजी जुटा सकती है, इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज करेक्ट फॉर द पब्लिक लिमिटेड कंपनी टू रेज कैपिटल थ्रू ए पब्लिक इश्यू? सो पब्लिक इश्यू में इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग IPO, बी फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर IFO FPO, और दोस्तों सी न्यू शेयर्स ऑफर्स, और तीसरा डी है आपके पास दोनों A और B। टाइम स्टार्ट नाउ। ये तो दोस्तों आपको पता ही होगा, आप शेयर मार्केट में अगर थोड़ा बहुत ध्यान रखते हैं तो आपको पता होगा, इसका थोड़ा बहुत नॉलेज है। तो ये है दोस्तों D, A और B। IPO और IFO दो लेके आती है। IPO क्या होता है दोस्तों और FPO क्या होता है? ये एग्जाम में अक्सर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा इन दोनों के बारे में। IPO होता है दोस्तों जब कोई नई कंपनी, जैसे मैं इसको अगर एक वर्ड में समझाने की कोशिश करूं विदाउट क्या बुक्स की लैंग्वेज के हिसाब से, अगर कोई नई कंपनी है और उसको फंड की आवश्यकता है तो वो क्या करेगी दोस्तों, मार्केट में शेयर निकालेगी और वो IPO निकालेगी, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। फर्स्ट टाइम जो कंपनी निकालती है फंड इकट्ठा करने के लिए उसको IPO बोलते हैं। और FPO क्या होता है दोस्तों, जो ऑलरेडी सेटअप कंपनी है, जैसे BSNL सेटअप कंपनी है, अभी उसको फंड की रिक्वायरमेंट है तो वो अभी IPO नहीं निकाल के FPO निकालेगी। तो फर्स्ट टाइम अगर वो न्यू स्कीम निकालती है तो वो IPO निकालेगी, अदरवाइज अगर पुरानी स्कीम एग्जिस्टिंग स्कीम है और उसके लिए फंड की आवश्यकता पड़ रही है तो वो FPO निकालेगी। इसके लिए फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। ये दोस्तों जब एक कंपनी अपने सामान्य स्टॉक या शेयर पहली बार जनता के लिए निकालती है तो उसे IPO यानी सार्वजनिक प्रस्ताव कहा जाता है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। FPO क्या होता है दोस्तों, शेयर बाजार में पहले से शामिल कोई सूचीबद्ध लिस्टेड कंपनी फंड जुटाने के लिए सार्वजनिक तौर पर अपने शेयर बेचने की पेशकश करती हैं तो इसको FPO बोलते हैं। आई होप ये आपका पूरा क्लियर हुआ होगा। लेते हैं इसका आंसर है D, A और B दोनों। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 94। IT फर्म एक्सचेंजर इंडिया की चेयरपर्सन रेखा M मेनन को किस शीर्ष व्यापार निकाय का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? रेखा मेनन ये दोस्तों अभी हाल ही में बहुत सुर्खियों में भी रही हैं।
chairperson of IT firm Exchanger India has been appointed as the chairman of which apex of trade body? कौन सी सीज कंपनी है? नास्कॉम, बी आसाचॉम, सी CII और डी फिकी। ऑप्शन स्टार्ट नाउ। दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए नास्कॉम। नास्कॉम क्या होता है दोस्तों? इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, नास्कॉम भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी IT और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग BPO उद्योग का वैश्विक गैरकानूनी लाभकारी एक संगठन है जो 1860 के तहत पंजीकृत है और हेडक्वार्टर है मुख्यालय न्यू दिल्ली। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन है। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। दोस्तों आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके इसका पार्ट 1 देख सकते हैं। एक छोटा सा प्रयास था मेरी तरफ से, अगर इसको और कुछ अच्छे से बना सकता हूं तो प्लीज़ आप कमेंट जरूर करें ताकि मैं उसको फॉलो करूं। क्वेश्चन नंबर 95 है, ईगा स्वीटेक इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला एकल खिताब जीता वो किस देश की रहने वाली है? दोस्तों ईगा स्वीटेक वॉन द वुमेन्स सिंगल्स टाइटल एट द इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट। शी बिलोंग्स टू विच कंट्री? ऑप्शन ए आपके पास सर्बिया, ऑप्शन बी आपके पास फ्रांस, ऑप्शन सी आपके पास इटली और ऑप्शन डी आपके पास पोलैंड। टाइम स्टार्ट नाउ। दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी पोलैंड। ये है दोस्तों, सी इज यंगेस्ट प्लेयर ऑफ द टॉप 10 द वर्ल्ड वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन कंट्री स्पोर्ट्स पोलैंड। ये पोलैंड की रहने वाली ईगा स्वीटेक इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट एकल की खिताब जीतने वाली एकल महिला है। ऑप्शन डी हमारा है पोलैंड। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96 आपकी स्क्रीन पर। किस डिजिटल वित्तीय सेवाओं को प्रदत्त 26 अप्रैल को भारत का पहला वीडियो आधारित धन समुदाय लॉन्च किया? विच डिजिटल फाइनेंस सर्विस प्रोवाइड लॉन्च इंडियाज फर्स्ट वीडियो बेस्ड मनी कम्युनिटी ऑन 26 अप्रैल? दोस्तों ऑप्शन ए आपके पास मोबीक्विक, ऑप्शन बी आप इंस्टाकेश, ऑप्शन सी आपके पास फ़ोनपे और ऑप्शन डी आपके पास पेटीएम। तो कौन सी डिजिटल सेवाओं को 26 अप्रैल को पहला वीडियो आधारित धन समुदाय लॉन्च किया है? आपका टाइम स्टार्ट नाउ। दोस्तों डिजिटल वित्तीय सेवाओं को प्रदत्त 26 अप्रैल को भारत का पहला वीडियो पेटीएम ने शुरू किया धन संचय के लिए। ऑप्शन डी हमारा है, ये है आपका पेटीएम। पेटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? पे थ्रू मोबाइल, पेटीएम। पे का मतलब PAY पे और टी का मतलब थ्रो और एम का मतलब होता है मोबाइल, जिसका हिंदी मीनिंग है यानी हिंदी में अर्थ है मोबाइल के माध्यम से भुगतान करना। आज इंडिया में पेटीएम का करोड़ों लोग यूज़ करते हैं और इसके माध्यम से एक दूसरे को पैसा देना लेना काफ़ी आसान हो गया है। तो 197 कम्युनिकेशंस इसका मालिक है। लेते हैं, ये है आपका ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन पेटीएम। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97 आपकी स्क्रीन पर। इनमें से कौन सा टर्म ब्रिज लोन को दर्शाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिनोट्स टर्म ब्रिज लोन? दोस्तों टर्म नहीं है, टर्म है, TERM। टाइपिंग में मिस्टेक हो गई, इसके लिए रिग्रेट है। टर्म ब्रिज लोन को दर्शाता है दोस्तों ऑप्शन ए पुल के निर्माण के लिए दिया गया ऋण या मुख्य ऋण से पहले दिया गया अल्पकालिक ऋण। ऑप्शन सी आपके पास कंपनी को दिया गया ऋण या ऑप्शन डी आपके इनमें से कोई नहीं। टाइम स्टार्ट नाउ। दोस्तों ब्रिज लोन आपके इसके नाम से ही पता चलता है कि ब्रिज मतलब क्या होता है, दो किनारों को जोड़ने के बीच का रास्ते को ब्रिज बोलते हैं। तो ये ऑप्शन बी आपके मुख्य ऋण से पहले दिया गया अल्पकालिक ऋण। तो ये आपको समझ में आया होगा इसका ब्रिज लोन का। इसको और अच्छे से समझा तो एक शॉर्ट टर्म लोन होता है। ये प्रॉपर्टी ये एक सिक्योर्ड लोन है, ये बहुत कॉस्टली होता है। इसमें प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने से पहले लिया जाता है लोन, अवधि के लिए ये लोन लेते हैं। स्मॉल अमाउंट का लोन लिया जाता है पर ये बहुत कॉस्टली होता है और ये उसको शॉर्ट टर्म लोन कहलाता है। तो दोस्तों हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ये है मुख्य ऋण से पहले दिया गया अल्पकालिक ऋण। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98 आपकी स्क्रीन पर। भारत के शीर्ष तेल और गैस PSU ने उत्तराखंड में श्री बद्रीनाथ धाम के निर्माण और पुनर्विकास के लिए 6 मई को बद्रीनाथ उत्थान चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। आपको ये बताना है कि एक तेल गैस सार्वजनिक उपक्रम इसमें से कौन से नहीं है। दोस्तों इंडियाज टॉप ऑयल गैस PSU साइंड एंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU विद श्री बद्रीनाथ उत्थान
charitable trust on 6 May for construction and redevelopment of Sri Badrinath Dham in Uttarakhand. Which of the following is not an oil and gas PSUs? ऑप्शन ए है आपके पास IOC यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ऑप्शन बी है आपके पास BPCL भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और गेल GAIL, ऑप्शन सी है आपके पास BHEL और ऑप्शन डी है आपके पास HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और BHEL होता है दोस्तों भारत हैवी इलेक्ट्रिकल कॉरपोरेशन। अभी नेक्स्ट आपका टाइम स्टार्ट नाउ। दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन है बेल। इसका मैंने पहले ही फुल फॉर्म बता दिया था, हैवी इलेक्ट्रिकल, ये इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है और हमने पूछा है कि कौन सा ये ऑयल और गैस नेचुरल एजेंसी नहीं है, तो ये बेल नहीं है। दोस्तों गेल जो होती हैं पूर्ण नाम भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड, संक्षेप में इसको गेल बोलते हैं। भारतीय में गैस उत्थान के लिए करने वाली एक शीर्ष तकनीकी संस्था है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इसका फुल फॉर्म है। आई होप ये सारे फुल फॉर्म आपको याद हो गए हो। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आज का। हाल ही में योनटैप नामक एक योजना की शुरुआत की, ये किस राज्य की योजना? ये दोस्तों 15 जून को शुरुआत की गई थी ये योजना। रिसेंटली अ स्कीम नेम्ड योनटैप हैज़ बीन स्टार्टेड। दिस इज़ द स्कीम ऑफ विच स्टेट? और ये योजना क्या है आपको इतना बताना है। ऑप्शन ए है लद्दाख, ऑप्शन बी है दोस्तों उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है आपके पास बंगाल और ऑप्शन डी है आपके पास दोस्तों मध्य प्रदेश। टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम अप। दोस्तों इसका आंसर है लद्दाख। ये लद्दाख की योनटैप नामक योजना है। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें आपको लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? RK माथुर ने योनटैप नामक की योजना की शुरुआत की थी, जिसके तहत केंद्र शासित प्रदेश के 12,300 छात्रों को टैबलेट वितरित किए गए। और योनटैप योजना के तहत पहले चरण में श्री माथुर ने कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को टैबलेट वितरित किए। तो योनटैप मतलब ये दोस्तों 6 से 12 छात्रों के लिए 12,300 छात्र को टैब वितरित किए गए। तो हमारा ऑप्शन हुआ है करेक्ट ए लद्दाख। तो इससे 2 क्वेश्चंस निकल के आते हैं। लद्दाख के उपराज्यपाल का नाम क्या है? RK माथुर। लेते हैं दोस्तों आज का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, ये आपकी स्क्रीन पर। किसने पोलैंड ओपन में 53 किलोग्राम में रेसलिंग में स्वर्ण पदक जीता है? Who won the gold medal in 53 kg category at the Poland in wrestling? दोस्तों विनेश फोगाट, A, B साक्षी मलिक, ऑप्शन सी बबीता कुमारी, ऑप्शन डी योगेश्वर दत्त। टाइम स्टार्ट नाउ। ये हैं दोस्तों विनेश फोगाट। उन्होंने पोलैंड में हाल ही में 53 किलोग्राम में स्वर्ण पदक जीता। भारतीय पहलवान विनेश फोगाट पोलैंड ओपन में 53 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। ये उनका सीजन का तीसरा खिताब है। उन्होंने फाइनल में यूक्रेन में और कृष्णा बेराजा को हराया था। कृष्णा बेराजा ने पोलैंड ओपन में रजत पदक जीता है। तो ये है दोस्तों विनेश फोगाट, ये है इन्होंने पोलैंड ओपन में 53 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है विनेश फोगाट। ये था दोस्तों मई 1 से 15 जून तक के टॉप 100 MCQs जो मैं आपके लिए लेकर आया। दोस्तों आगे हम 30 जून यानी को हम 30 मई 1 जून को हम बात करेंगे पूरे जून महीने के MCQs प्लस 1 लाइनर क्वेश्चंस। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके लिए और अच्छे इससे MCQs और करंट अफेयर्स लेके आऊँगा।